हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा चल रहा था। अदरवाइज मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है। डेज लिमिटेड हैं, मेहनत की रफ्तार बढ़ा दीजिए बच्चे। पहले जितना पढ़ते थे उससे ज्यादा पढ़िए, समझ गए बात ना? तभी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। जो आपका टारगेट है 90% एबव, 95%, 98%, ये मार्क्स कैसे अचीव होगा? मेहनत अधिक से अधिक करेंगे तभी तो अचीव होगा। और हमें उम्मीद है कि अब आप पढ़ाई पहले से ज़्यादा करने में लग गए हैं और अच्छे मार्क्स भी आप लाएंगे, ठीक है? और यदि किसी कारण से नहीं लगे हैं कोई स्टूडेंट, तो लग जाइए, मेहनत अच्छे से करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो बच्चे, आज के क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हम जो क्वेश्चन बोल देंगे वही क्वेश्चन आएगा। हम आपको बता भी देंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स मैं आपको सिखा दूंगा और आप इस चैप्टर से जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, आप उस 4 में से 4 मार्क्स लाएंगे। समझ गए बात ना? पार्ट बी एफएसए में जो 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 4 मार्क्स कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, 2 चैप्टर जो होता है, चैप्टर 3 और 4 जो है, इन दोनों में से और करके क्वेश्चन रहता है। ऊपर 4 मार्क्स में कॉम्परेटिव और करके नीचे कॉमन साइज। तो आपको या तो कॉम्परेटिव ही हो सकता है, या कॉम्परेटिव कॉमन साइज, या कॉमन साइज ज्यादा चांस रहता है अल्टरनेट, एक इस चैप्टर का एक अगले चैप्टर का, और करके क्वेश्चन 4 मार्क्स में। और आज आप बस 1 घंटा मेहनत कर लेंगे तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट अच्छे से सीख जाएंगे। इसके बाद घर पे आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना लीजिए, 1-2 प्रीवियस का पेपर बना लीजिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन का पार्ट बी में होगा। और देखो 4 में 4 पक्का हो गया। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैं 0 मार्क्स लाया हूं अकाउंट्स में, कंपार्ट किसी का जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसको कोई टीचर बताए नहीं कि नहीं 4 मार्क्स कॉम्पिटिटिव का लाना बहुत इजी है। कैसे आखिर कोई 0 पे आउट हो जाता है? आते हैं एक आध बच्चा कंपार्टमेंट वाले पढ़ने के लिए, कहते सर हम कंपार्ट लग गए, 0 पे आउट हो गए। मैं 0 पे कैसे आउट हो गए तुम, है ना? अच्छा, दूसरी बात, हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट का आज तक किसी कंपार्ट नहीं लगा है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी में डालता हूं, पढ़ने के लिए जुनून। हर बच्चा हमसे पढ़ के लगभग 90%, 95%, मिनिमम परसेंटेज हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे का 80% होता है, ठीक है? तो बच्चे, आज हम लोग जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट सीखेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आएगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आएगा। आपको मेहनत करना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है? समझ बात ना, कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से आएगा, ठीक है? ये आपका 2 पार्ट में लेक्चर रहेगा। आज पार्ट फर्स्ट है और कल पार्ट सेकेंड। 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखो बच्चे, इस कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट जो चैप्टर है, इसमें आज के क्लास में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो आज के क्लास हम लोग पढ़ेंगे टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स क्या क्या हैं? तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले में मैंने टूल्स बताया था, जो कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन, ट्रेंड एनालिसिस। तो ये सब टूल्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट बनाने के इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स, लिमिटेशंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या है, और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनता है, एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और दूसरा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना? तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट आज की क्लास में पढ़ेंगे और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए 1 बाय 1 इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में।
देखिए टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन से हैं, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, और ये सब आपको एक चैप्टर भी है जो आपको पढ़ना है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट अभी करंट चैप्टर हमारा है, फिर कॉमन साइज नेक्स्ट चैप्टर है, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस ये हम लोग कॉमन साइज में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है। तो ये तो आपके सिलेबस में चैप्टर्स है, ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बस टर्म है तो इसके बारे में आपको जान लेना है, ठीक ना। तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, चलिए वन बाय वन इन टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो काफी अभी जैसे हमारा चैप्टर ही शुरू हुआ है तो काफी डिटेल में हमने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं और आप समझ पाए, ठीक है ना। ओके, देखो बच्चे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स और कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को ही हम कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। मींस अ कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ द इंटरप्राइज इटसेल्फ। जैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है आपको क्या क्या, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स amount of 2 or more years are placed side by side along with changes in amounts in absolute and percentage term to facilitate comparison। बच्चे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग 2 और मोर ईयर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा है, फिगर है, वो साइड बाय साइड लिखते हैं, ठीक ना, जिससे कि हम लोग कंपेयर करते हैं डाटा का और इससे हम लोग ऑब्सोल्यूट चेंजेस एज वेल एज परसेंटेज चेंजेस निकालते हैं। ऑब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब हुआ अमाउंट के फॉर्म में चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस का मतलब परसेंटेज फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले साल शेयर कैपिटल 3 लाख था और इस साल शेयर कैपिटल हो गया 4 लाख, तो शेयर कैपिटल कितना बढ़ा, 1 लाख। 3 लाख था, 4 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा, इसको आप निकालोगे कैसे, चेंजेस दैट इज 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकलेगा। तो जब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बनाते हैं चाहे बैलेंस शीट का बनाते हैं, 2 और मोर ईयर्स के डाटा को हम साइड बाय साइड लिखते हैं हॉरिजेंटली और एक एक आइटम को कंपेयर करते हैं, जिससे हम लोग ऑब्सोल्यूट चेंजेस अमाउंट के फॉर्म में चेंजेस एज वेल एज परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Both statements of profit and loss and balance sheet are prepared in the form of comparative statement और comparative financial statement। हम लोग comparative statement में क्या क्या बनाते हैं, both statement of profit and loss and statement of balance sheet, दोनों बनाते हैं comparative statement को। comparative statement में this technique of financial analysis is known as horizontal analysis। ये बात ध्यान रखना बच्चे कि comparative statement को हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल एनालिसिस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर इंट्रा फर्म एनालिसिस। आप प्रीवियस क्लासेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़े थे इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस। मेनली इंट्रा फर्म एनालिसिस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें कि हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं। दैट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद द दोज ऑफ अनदर पीरियड इन द सेम फर्म एज वेल एज इंटर फर्म एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फर्म विद द अनदर फर्म इन सिमिलर नेचर ऑफ साइज। ठीक है, तो अब आपको अगर समरी फॉर्म में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम बताएं तो याद रखना कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में हम लोग 2
या 2 से अधिक ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर चाहे बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, उसका कंपेयर करते हैं 2 और मोर ईयर्स के हर एक आइटम को, करंट ईयर के इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रीवियस ईयर के शेयर कैपिटल से, करंट ईयर के रिजर्व एंड सरप्लस को प्रीवियस ईयर के रिजर्व एंड सरप्लस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं चेंजेस क्या हुआ है। चेंजेस मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, कि फिगर बढ़ा है कि घटा है, ठीक ना। अच्छा, कितना परसेंट चेंजेस हुआ है और कितना परसेंट चेंजेस मतलब इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, यही शो करना होता है। हर एक आइटम को कंपेयर करके करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से हम देखते हैं एब्सोल्यूट चेंजेस, अमाउंट के फॉर्म में कितना अमाउंट के फॉर्म में कितना चेंज हुआ है, एज वेल एज परसेंटेज के फॉर्म में कितना चेंज हुआ है, यही कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में काम होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, समझ में आएगा। चलिए, इस पॉइंट को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। बच्चे याद रखना कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into percentage टेकिंग अ कॉमन बेस। जैसे इसमें क्या होता है कॉमन साइज में, कॉमन साइज को तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें 2 और मोर ईयर्स का डाटा को हम लोग रखते हैं और उसमें सबको परसेंटेज के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। उसमें एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं होता है, ओनली परसेंटेज के टर्म में मेजर किया जाता है कॉमन साइज में, और एक कॉमन बेस होता है, उस बेस से कंपेयर करते हैं। अगर मैं कॉमन साइज में बैलेंस शीट की बात करूं तो उसमें कॉमन बेस होगा क्या चीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटलिंग या टोटल एसेट्स का टोटलिंग से कंपेयर करते हैं। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को टोटलिंग को 100 मान के सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल की बात करूं तो उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान के सभी फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कॉमन बेस टेकन इन टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन दी कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कॉमन बेस मानते हैं, एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन केस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग कॉमन बेस 100 मानते हैं। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज टेकन एज 100 and all amount are expressed as percentage of total. Similarly, in common size statement of profit and loss, revenue from operation net sales is taken as 100 and all amount of income and expenses are expressed as percentage of revenue from operation. Revenue from operation मतलब net sales, net revenue. This technique of financial analysis is also called vertical analysis. इसको हम लोग vertical analysis कहते हैं। तो बच्चे याद रखना बस इतना कि common size को वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। कॉमन साइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट और दूसरा कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और इसमें सभी फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बट बेस किसको मानना है, जब बैलेंस शीट के फिगर को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो टोटल एसेट्स को या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज को। जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना है, टोटल इनकम को नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक ना, चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज क्या होता है? ट्रेंड परसेंटेज आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर्स। जब हम लोग कई साल का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट करते हैं, कई साल का, तो उस केस में ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लॉन्ग टाइम, एंड हेल्प एन एनालिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फॉर्म एन ओपिनियन एज वेल एज वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल tendencies have developed. This helps in future forecast of various items. For calculating trend percentage, any year may be taken as the base year. Trend percentage में किसी भी ईयर को आप बेस ईयर मान सकते हो। Each item of base year is assumed to be equal to 100. बेस ईयर का हर आइटम जो होगा 100 के बराबर होगा। On the basis of
basis the percentage of each item is each year is calculated। जैसे ट्रेंड परसेंटेज में क्या होगा बच्चे, जब दो या दो से अधिक ईयर, कई ईयर्स के डाटा का कंपेयर करना होता है तो ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। इसमें एक ईयर को बेस ईयर मानते हैं और बेस ईयर के हर एक फिगर 100 के बराबर होता है और डिफरेंट ईयर के फिगर को बेस ईयर से कंपेयर करके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेशियो, ये भी आपको एक चैप्टर है आपका, अकाउंटिंग रेशियो आपको पढ़ना है। रेशियो क्या है? रेशियो इज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट components of financial statements of an accounting period. An analysis of financial statement with the help of accounting ratio is termed as ratio analysis. Ratio analysis is important tool or technique of analyzing the financial statement. जैसे इसमें हम लोग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के हेल्प के माध्यम से क्या करता है, ये रेशियो हमें हेल्प करता है जानने में प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और इफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसमें हम लोग को इन रेशियो एनालिसिस के माध्यम से हम लोग फर्म के लिक्विडिटी को जान सकते हैं, सॉल्वेंसी को जान सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को जान सकते हैं, मैनेजमेंट के इफिशिएंसी को जान सकते हैं। ये आपको एक चैप्टर है जो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी एक चैप्टर है जो आपको आगे पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing flow of cash and cash equivalents during an accounting period classified under operating activities, investing activities and financing activities, and so the sources from cash is received and purpose for which cash is utilized. It also shows the changes in cash position from one period to another. देखो बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर आपको पढ़ना ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस में किस किस एक्टिविटीज से कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, किन ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हुआ है, किन ट्रांजैक्शन से कैश का आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन एक्टिविटीज में बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया गया है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जब आपको कैश फ्लो पढ़ाएंगे तो डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। अभी बस इतना जानिए कि कैश फ्लो में हम ये जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में किन ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हुआ है, किस ट्रांजैक्शन से पैसा आया है और किस ट्रांजैक्शन से कैश का आउटफ्लो हुआ है। और उन ट्रांजैक्शन को तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और 2 इयर्स के बैलेंस शीट में जो कैश का चेंजेस है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हमें समझ में आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको अभी क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बट टर्म है, जान लीजिए, एक दो सेंटेंस जानना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस के बारे में हमें बताता है किन किन कौन कौन से ट्रांजैक्शन सोर्सेस ऑफ फंड है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन ऑफ फंड है। फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस चेंज इन फंड। अब फंड मतलब है यार वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है बच्चे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज डिजाइन टू शो द चेंजेस in the assets, liabilities and capital of the firm between the dates of two balance sheet. It indicates the causes of changes in the working capital. Causes of changes in the working capital. Working capital कैसे निकलता है? CA minus CL, current assets minus current liabilities of an enterprise during the year. It also discloses the sources from which funds were obtained in the enterprise and the specific uses of such fund were applied. मतलब ये बताता है सोर्सेस क्या है फंड का और एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। फंड मतलब वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। ओके, एंड द लास्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बच्चे वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, या वो पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मतलब यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस।
इसमें आपको क्वेश्चन पूछ देगा 1 मार्क्स में, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट आर एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल सेल्स, जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर होता है। एट दिस पॉइंट देयर इज नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस, इस पॉइंट पे ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। इट कैन बी ऑल्सो टर्म एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ये बच्चे इसको हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो हो गया डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पर्पस, यूटिलिटी और इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, तो पहला है टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है, डाटा को सिंपल कर देता है और ऐसे प्रेजेंट करता है जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं डाटा को इजीली। 2 और मोर ईयर्स के। टू इंडिकेट द ट्रेंड, ट्रेंड बताता है कि हम आप जो बैलेंस शीट का फिगर है वो लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है, हर एक आइटम के बारे में। टू इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, हमें ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस का कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है। टू कंपेयर द फॉर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब कि टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस, टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। फर्म के परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस से हमें बताता है कि इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे हमारा क्या है, करंट पोजीशन ज़्यादा है कि कम है। और हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या क्या है। तो एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, तो बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग इससे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पास्ट जो ट्रांजेक्शन हो चुका है उसका हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल नेचर होता है, दिस इज द ड्रॉबैक। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता है, जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी, वर्कर का जो पोटेंशियल है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप, इस सबको रिकॉर्ड नहीं करता, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग जो अकाउंटेंट है वो अपने अकॉर्डिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर लेता है, कोई स्ट्रेट लाइन कोई रिटन डाउन, तो पर्सनल जजमेंट से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस और वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बच्चे एक बात ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो चैप्टर 1 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, उसके जो भी लिमिटेशंस हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो लिमिटेशंस हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो लिमिटेशन है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के भी लिमिटेशन होंगे, और वही सब लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जितने भी टूल्स हैं, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो, वो सब में वो लिमिटेशन होगा, क्योंकि ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लिमिटेशन वही रहेगा, वही उसके टूल्स में भी रहेगा। ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा इसको रटना नहीं है, नोट करना नोट कर लीजिए, एक का बस याद रखना। हो गया, डन, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, जैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ध्यान देना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक ना, ध्यान रखना, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो करंट चैप्टर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और नेक्स्ट चैप्टर कॉमन साइज, दोनों मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऊपर और करके ऑप्शन दिया रहेगा, ऊपर में अगर कॉम्परेटिव है तो उसके और में नीचे कॉमन साइज रहेगा, उसके और में नीचे कॉमन साइज रहेगा, ठीक ना। तो आपको दोनों चैप्टर सीख लोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन इजी लगे आपको दोनों में, जिसमें टाइम कम लगे वो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कॉम्परेटिव से 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और दूसरा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है इसके दो पार्ट है, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब कॉम्परेटिव बैलेंस शीट आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट में आज डिस्कस करेंगे और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बस 2 लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि हम चाहते तो 1 शॉट में भी कर देते, बट हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो थोड़ा डिटेल में पढ़ो, समझ बात ना। रिवीजन जब करना उस समय 1 शॉट में पढ़ना। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। बच्चे ये देखो कि नॉर्मल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता था उसमें कितने कॉलम होते थे? 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर होता था ना। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में, नॉर्मल बैलेंस शीट में जो 4 कॉलम होता था, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में 2 कॉलम और ऐड कर लीजिए, कुल कितने कॉलम हो गए? 6 कॉलम। ठीक है, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में 6 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। अब ध्यान रखना कि आपके नॉर्मल बैलेंस शीट में, हम नॉर्मल बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले आता है, प्रीवियस ईयर बाद में आता है, बट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में हमेशा सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर का फिगर पहले आएगा। क्या बोले हम कि नॉर्मल बैलेंस शीट क्वेश्चन में जनरली करंट ईयर पहले देता है, कभी हो सकता है प्रीवियस ईयर पहले दे दे, बट आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर का फिगर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में। तो क्या आएगा फॉर्मेट? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर। ठीक ना, प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर। ऑब्सोल्यूट चेंजेज में हम लोग लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, कि हमारा फिगर जो है प्रीवियस एक कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और परसेंटेज चेंजेज में भी हम लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, की परसेंटेज के टर्म में पिछले साल से परसेंटेज हमारा हर एक आइटम जो है उसका बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, ओके। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट जो रहेगा इसमें आपको टोटल 6 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंजेज, परसेंटेज चेंजेज। ठीक ना, क्या बोले हम? फिर से बोलो कि कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में 6 कॉलम होगा, चाहे वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, दोनों में 6 कॉलम। ठीक है, तो कौन कौन सा कॉलम होगा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, 6 कॉलम। अब सुनो, क्वेश्चन में अगर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की बात करूं तो या तो बैलेंस शीट के आइटम आपको प्रॉपर बैलेंस शीट में दे या नॉर्मल आइटम्स दे आपको उसको सिस्टमैटिक बैलेंस शीट में अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर सिस्टमैटिक अरेंज करोगे तो आपको पूरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही है, क्या क्या होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें 3 सब हेड होते हैं, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, तो कहोगे सर पूरा लिखेंगे सब कुछ? नहीं, आपको क्वेश्चन में जो जो आइटम दिया रहेगा बस उसी को बैलेंस शीट में लिखना है, जो नहीं दिया रहेगा उसके बारे में नहीं लिखना है। ठीक ना, ओके। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और ये आइटम लिखा रहेगा। ओके, और जहां से ये खत्म होगा वहां से मतलब एसेट्स शुरू हो जाएगा, तो यहां से फिर एसेट्स आ जाएगा। ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, इसको बहुत ज्यादा नोट वगैरह नहीं करना है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन सीखना। ये फॉर्मेट है, ठीक ना, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको आज क्वेश्चन एक कॉम्परेटिव बैलेंस शीट सिखा देते हैं। ठीक है ना, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। कहोगे सर 4 से 5 मिनट में 4 नंबर का सीख जाएंगे? हाँ, बशर्ते ध्यान देना अच्छे से। अब का जो 4 से 5 मिनट है, अगर आप वीडियो को 2x पे देख रहे हो तो 1x पे कर लो। ठीक ना, अब 1.5 पे देख रहे हो तो 1x पे कर लो, इससे फास्ट नहीं, नॉर्मल स्पीड में देखो। गारंटी देते हैं आप 4 से 5 मिनट में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सिप्रा लिमिटेड फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। मतलब हमें नीचे एक बैलेंस शीट दिया है सिप्रा लिमिटेड का 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 2 साल का, जिसमें 2 साल में 31 मार्च 2021 है और 31 मार्च 2022 है। ठीक है, 2 साल का फिगर हमें दिया हुआ है। अब
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चे रुक जाओ। ये 2023 है, ये 31/3/2023 और ये 31/3/2022, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सिप्रा लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31/3/2023 का फिगर है और 31/3/2022 का फिगर है, 2 साल का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आप देखो बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए हैं और लास्ट में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, एंड कमेंट अपॉन द चेंजेज, और चेंजेज पे कमेंट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही आइटम्स दिया हुआ है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है सबसे पहला। तो चलिए कॉपी में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, इस तरह से ड्रॉ करिए कि जो जो आइटम्स, देखो यहां ध्यान देना, जो जो आइटम्स दिया हुआ है इसमें ये सब लिखेंगे। उससे पहले आप 6 कॉलम ड्रॉ करिए, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिए, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ठीक है, प्रीवियस ईयर फिगर, करेंट ईयर फिगर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, 6 कॉलम ड्रॉ करिए। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में 6 कॉलम ड्रॉ करिए, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, इस तरह का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? हो गया बच्चे? ड्रॉ कर लिए, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, डन। ओके, अब क्या करना है, अब आपको यह करना है कि बैलेंस शीट में ये जितने आइटम्स लिखे हुए हैं ये पूरा, ये टू डिट्टो ऐसे ही यहां पे आपको लिख देना है सॉल्यूशन में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन कैन लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो भी आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिया हुआ है ये आइटम, ये आपको टू डिट्टो सॉल्यूशन में सेम ऐसे ही यहां पे लिख देना है। चलिए लिख दिए, इतना काम हम पहले थोड़ा सा कर लिए, टाइम सेव हो, आप कर लीजिए फटाफट, आप कर लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको सबको जल्दी से लिख लीजिए तो बैलेंस शीट को फॉर्मेट में। चलिए हो गया। अब क्या करना है, ध्यान देना बच्चे, हमने कहा कि क्वेश्चन में हो सकता है करंट ईयर पहले दे, प्रीवियस ईयर 22 में। कहोगे सर किसको मानेंगे करंट ईयर? 2 ईयर में से जो ईयर रिसेंट का है उसको करंट ईयर मानना है। जैसे 31/3/2023 और 31/3/2022 में 23 रिसेंट ईयर है, तो ये हमें क्वेश्चन में करंट ईयर हो गया और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। ओके, तो CY फॉर करंट ईयर, PY फॉर प्रीवियस ईयर। तो बट हमारे सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर का फिगर पहले आएगा, करंट ईयर का बाद में। मतलब ये वाला फिगर हमेशा सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे, करंट ईयर का बाद में। अक्सर मिस्टेक होता है बच्चों को लिखने के दौरान, जब फिगर नोट करते हैं तब। कहोगे सर क्या मिस्टेक होता है? मिस्टेक ये होता है, बच्चे ऐसे लिखते रहते हैं 3 लाख पहले 50 शेयर बाद में, तो लिखने के दौरान मिस्टेक हो जाता है, लिखने के दौरान मिस्टेक हो जाता है। एक सेकेंड, ये 50,000 नहीं है बच्चे, 5 लाख है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, यहां पे 3 लाख और यहां 5 लाख, ठीक है। तो बच्चे को लिखने के दौरान मिस्टेक होता है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए पहले प्रीवियस ईयर का सारा फिगर लिख लो। चलिए लिखते हैं लाइन से, 3 लाख, 1,80,000, चलिए लिखिए तो जल्दी से। यहां पे शेयर कैपिटल में 3 लाख, 3 लाख, फिर 1 लाख, फिर 80,000, 1 लाख, फिर करेंट लाइबिलिटीज में 80,000, 3 लाख, 1,80,000 लिख लिए। फिर क्या है देखिए, फिर 1,20,, फिर 6 लाख, फिर 1,20 है यहां पे, एक सेकंड,
3,01,00,000 हो गया, ये 3,01,00,000 लिख दिए। अब उसके बाद है 80,000 और 1,20, 80,000 और 1,20 और फिर 6 लाख। चलिए ये 80,000 यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में है, फिर 1,20 है ट्रेड पेबल में, और फिर इसका सम है 6 लाख। ठीक है, 3,00,000, 1,80,000, 1,20, 6 लाख। फिर उसके बाद है 4,01,50 और 50,000, 4,01,50, 50,000। यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 1,50,000 है, और यहाँ पे 50,000 है। ठीक है, और फिर उसके नीचे टोटलिंग है 6 लाख का। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, जब कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहला काम हमने किया कि फॉर्मेट जो ये था टू डिट्टो वैसे ही लिख दिए। फिर ये जो प्रीवियस ईयर का फिगर है, ये जो प्रीवियस ईयर का फिगर है, एक सेकेंड, ये जो प्रीवियस ईयर का फिगर है, सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर का फिगर यहां पे लिख लिया प्रीवियस ईयर में। ध्यान रखना कि आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर फिगर लिख दिए। उसके बाद करंट ईयर का फिगर लिखेंगे। चलिए करंट ईयर का लिखते हैं। करंट ईयर में 5,00,000, 1,00,000, 2,40, 5,00,000, 1,00,000, 2,40, 5,00,000, 1,00,000, 2,40, फिर क्या है 5,00,000, 1,00,000, 2,40, फिर 60,000, फिर 9 लाख सम है। जो टाइम लगेगा बच्चे ये लिखने में, 60,000 फिर 9 लाख सम है, 60,000 फिर 9 लाख सम है। इसके बाद फिर क्या है, फिर है 680, 180, एक सेकेंड, 680, 680, 180, 40,000, 680, 180, 40,000, 6,80,000, 1,80,000, 40,000, फिर क्या है 9 लाख सम है, 9 लाख सम है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया बच्चे कि हमें जो 2 साल का डाटा दिया हुआ है उसमें कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख दिया। फिर क्वेश्चन में हमें, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमें करंट ईयर पहले दिया था, प्रीवियस ईयर बाद में दिया, बट मैंने आपको समझाया कि सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले लिखाएगा देन करंट ईयर लिखाएगा। सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले लिखाएगा, करंट ईयर बाद में लिखाएगा। ये लिख दिए, इतना काम कर लो। जो मेहनत लगेगा इतना में ही लगेगा। आप कहोगे सर आप तो बोले 4 मिनट में बन जाएगा। अरे बच्चा हम बोर्ड पे बना रहे हैं, हमको बार बार बैक होना पड़ रहा है। आपके पास तो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, फटाफट लिखोगे तो वहाँ पे टाइम सेव हुआ, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक ना। तो 4 मिनट, अब देखो अब 2 मिनट में बन जाएगा फटाफट, अब 2 मिनट में बन जाएगा, ध्यान देना। इतना काम कर लिए, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव, अच्छा ये एक बात और, कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट लिखने के बाद यहाँ पे एज एट 31 मार्च 2022 एंड 2023 ये भी लिखना है, ठीक है, ओके, जो ईयर का डेट है। अब देखो ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, फटाफट देखना, फटाफट देखना बच्चे। प्रीवियस एक कॉलम को ए कह दो, करंट ईयर को बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो। सी कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, सी निकलेगा बी माइनस ए, डी कैसे निकलेगा सी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, ओके। देखो ये प्रीवियस ईयर के कॉलम को ए कह दिए, करंट ईयर को बी कह दो। सी निकालोगे, हर जगह के करंट में से प्रीवियस माइनस कर दो, हर जगह करंट में से प्रीवियस क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इस 5 लाख में से 3 लाख माइनस होगा, कितना बचेगा 2 लाख। इस 5 में से 3 माइनस हुआ 2 लाख, 1 लाख में से 1 लाख तो जीरो के लिए डैश, 240 में से 80 माइनस हो गया, कितना बचा 1,60,000।
ये ऑब्सोल्यूट चेंजेस निकल रहा है कि फिगर इंक्रीज किया है कि डिक्रीज। 60 में से एक 20 माइनस किया तो कहोगे सर ये तो नेगेटिव में आ गया 60,000। हाँ बच्चे नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव के लिए ऐसे -60 नहीं लगाना है, तो कहोगे सर फिर क्या करना है, नेगेटिव के लिए -60 नहीं लगाना है, तो नेगेटिव के लिए ब्रैकेट यूज करना है ऐसे, दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल। ठीक है, ओके। 9 लाख में से 6 लाख गया तो कितना बचा, 3 लाख। फिर 680 में से 4 लाख गया तो कितना बचा, 280। 180 में से 150 तो कहोगे सर 30,000 पॉजिटिव। 40 में से 50 तो यहाँ पे 10,000 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ब्रैकेट। फिर यहाँ पे 9 लाख में से 6 लाख तो 3 लाख। ठीक है, क्या किए बच्चे, सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बना लिया, प्रीवियस ईयर फिगर लिख दिया, फिर करंट ईयर लिखा। फिर क्या किया, हर जगह करंट में से उस जगह प्रीवियस माइनस कर दिए, करंट में से प्रीवियस माइनस कर दिए, तो ये निकल गया ऑब्सोल्यूट चेंज। बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना? ओके, अब देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, ध्यान देना। सिखा रहा हूं, ध्यान देना। आपके पास कॉपी में जहां ये बना लिए होगे उसके नीचे स्पेस रहा होगा ना, नीचे, तो नीचे स्पेस रहा होगा तो नीचे, नहीं तो बगल में स्पेस रहा होगा तो बगल में, जहां पे आपके पास स्पेस बचे, ज्यादा नीचे ज्यादा बचा रहेगा, तो कहीं न कहीं तो कैलकुलेशन करोगे, तो वो कैलकुलेशन देखो कैसे करना। जैसे मान लो हम यहाँ पे पहला दिखा रहे हैं, ये जो पहला आइटम था शेयर कैपिटल वाला, इसका चेंजेस निकालना है। जैसे पिछले साल ये 3 लाख था, इस साल 5 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो निकालना ऐसे, ये चेंजेस 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर 3 लाख इंटू 100। ठीक है, जैसे चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर, जैसे C अपॉन A इंटू 100, तो कट करो तो कितना आएगा, जल्दी से कट करो तो कहोगे सर ये जीरो कट गया, ये बच गया 200/3 मतलब 66.67, तो ये 66.67 जो आया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 66.67%। ठीक है, दूसरा निकालिए। कहोगे सर यहाँ पे तो डैश है, तो हम भी यहाँ पे डैश लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट, तीसरा है 1,60,000 अपॉन चेंजेज 160 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100, तो इसको कट करो जल्दी से बच्चे। कहोगे सर ये 2 टाइम्स में कट गया 200%, तो ठीक है ये 200% यहां लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे निकालो तो ये 60,000 नेगेटिव में है अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100, तो कट करो तो कितना आएगा, देखो ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 50%। ठीक है, इसको देखो ये 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 50% यहां भी आ गया। यहां पे 280 अपॉन 4 लाख इंटू 100, करो जल्दी से आप फटाफट, जल्दी से करो, 280 अपॉन 4 लाख इंटू 100, जल्दी से करो तो जी, 280 अपॉन 4 लाख इंटू 100, 4 जीरो कट गया, 4 7 जा, 4 10 जा, 10 कट गया, ये 70% हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, फिर कितना बचा, 30,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100, ये 5, ये 20%। नेक्स्ट, 10,000 अपॉन 50 इंटू 100, निकालिए, 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 कितना आएगा, ये 5 और ये 20% आएगा यहाँ भी, और यहाँ आ जाएगा, ऊपर निकाले थे 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 50%। जल्दी चेक करिए तो। अच्छा, इसमें 2 फिगर नेगेटिव में था ना,
यहाँ वाला नेगेटिव में था तो इसके लिए ब्रैकेट यूज कर दीजिए, ये भी नेगेटिव में था, यहाँ भी ब्रैकेट यूज कर दीजिए, ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल। ठीक है, समझ गए बात ना। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया बच्चे, हमने जैसे बैलेंस शीट कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट था तो कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लिया, प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज तो करंट में से प्रीवियस माइनस करके निकाल दिए। परसेंटेज चेंज कैसे निकाले, जो चेंजेस था, जो चेंजेज मतलब कि दिस वन अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, ये परसेंटेज निकाल दिए। ठीक है, ये था कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट। अब हमको कहा था कमेंट करने के लिए, कमेंट करिए, चेक करिए। देखिए कमेंट में क्या आप देख रहे हो कि आपका जो शेयर कैपिटल था वो 66% इस साल बढ़ा है। मतलब आपने 2 लाख का शेयर इस साल इशू किया है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले साल 3 लाख का ही शेयर था, इस साल 5 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का शेयर बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पिछले साल कंपेरिजन में 200% बढ़ गया है, 1,60,000 बढ़ गया। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग से फंड रेज किया, मतलब नॉन कैश लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड हमारा इंक्रीज हुआ है। एज वेल एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 70% बढ़ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड आया वो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा दिया। वैसे भी जानते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लॉन्ग टर्म सोर्सेज का ही फंड लगता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी सही डिसीजन है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है कि हम जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड रेज किया उसको नॉन कैश असेट्स में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अगर बच्चे ये कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता तो उसमें भी ऐसे ही बनता सब कुछ, बस यहाँ पे पीएल का आइटम हो जाता, जो था ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स। ठीक है, बस, और ये लिख के बाकी सब कुछ एज यूजुअल रहता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। अब आपके जो भी बुक है उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के, उसे क्वेश्चंस लगा लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ही पूछता है, बट इसका भी पूछ सकता है। आपको देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉम्पिटिटिव में से अगर एक का पीएल पूछा तो दूसरे का बैलेंस शीट पूछेगा, एक का बैलेंस शीट पूछा दूसरे का पीएल पूछेगा, ऐसे ही रहेगा। तो आप दोनों को सीखो, और बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब आप क्वेश्चन बनाओगे, लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ बच्चे नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। इसके साथ ही अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जिनको हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन चाहिए, बच्चे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUT में बीकॉम और एमकॉम का कोर्स हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का कोर्स हो, किसी भी कोर्सेस में आप अपने आप को अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारा जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, आपको इन कोर्सेस में इनरोल करना है तो हमारे सीट अभी अवेलेबल है, एडमिशन हो रहा है, आपको सीट मिल जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। ठीक है, और मेहनत कर लो बच्चे, 4 नंबर आ जाएगा, बस समझे बात ना, 1 से 2 घंटा मेहनत कर लो, क्वेश्चन बना लो, 4 नंबर आ जाएगा। ओके, वीडियोज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में हमें बताइएगा कि आप कि स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम कब से है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपका सिलेबस अकॉर्डिंगली कवर कर दें। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि उन तक भी कॉमर्स का सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।